So, hi everyone, this is Ashwin Jaiswal, and we are starting with economics of class 10. Class 10 ICSE वाले students जिनका economics का subject है, उनका पहला chapter we are going to look at, and the name of the chapter is factors of production. तो आप सब अपने अपने books खोल कर बैठ जाइए और book में पहला chapter पे आ जाइए factors of production. जो जो मार्किंग्स यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई जाएगी आप अपने बुक्स में मार्क कीजिएगा. In case you are following some other books, don't worry, content is same, only the language will be slightly different. Now we are on page number 3. ठीक है, right now we are on page number 3 and page number 3 में आपको जो ध्यान से समझना है वो ये बात है कि एडम स्मिथ ने क्या बोला था प्रोडक्शन को लेकर के. द चैप्टर्स नेम इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे तो बाद में आएंगे. फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड प्रोडक्शन मतलब क्या होता है. तो एडम स्मिथ, वन ऑफ द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट इस दुनिया में, इकोनॉमिक्स में वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन थे वो. उन्होंने प्रोडक्शन के बारे में क्या बोला. उन्होंने प्रोडक्शन के बारे में बस इतना सवाल बोला कि व्हेन यू मेक एनीथिंग फिजिकल, मतलब आप कुछ भी फिजिकल बना रहे हैं ना, एनी फिजिकल थिंग, तो वो प्रोडक्शन है. फिजिकल मतलब जिसको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वन प्लेस टू अनदर मूव कर सकते हैं, उसे फिजिकल कहते हैं. तो एडम स्मिथ ने बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन बोला. एडम स्मिथ ने बोला कि एनीथिंग विच यू आर मेकिंग, इफ इट इज फिजिकल, इट इज अ प्रोडक्ट. लेकिन आज के जो मॉडर्न टाइम इकोनॉमिस्ट है, तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट लोग क्या बोलते हैं. मॉडर्न इकोनॉमिस्ट लोग बोलते हैं प्रोडक्शन मतलब वो जहां यूटिलिटी बने, कोई गुड्स, कुछ आप ऐसा बनाओ जिसमें यूटिलिटी यानी कि वैल्यू बने. वैल्यू वहां लिख लेना, ठीक है. तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि प्रोडक्शन तभी कहेंगे व्हेन देयर इज सम वैल्यू क्रिएशन. अभी हम लोग देखेंगे क्या क्या वैल्यू क्रिएट होते हैं, बट मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने ये कहा. और आप अपने एग्जाम के डेफिनेशन में मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने क्या कहा वो बोल सकते हैं, प्लस आप उसमें ऐड कर सकते हैं कि इट इज अ प्रोसेस. ये एक प्रोसेस है, ठीक है. एक प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस जहां पे हम लोग कुछ इनपुट्स यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल, एंड उससे हम लोग कुछ आउटपुट बनाते हैं जो कि फिनिश गुड्स है, ठीक है. तो वेर एवर वी यूज सम इनपुट, जैसे कि मुझे अगर फर्नीचर बनाना है तो फर्नीचर तो आउटपुट हो गया, बट बनेगा कैसे. वी नीड सम वुड फॉर इट. तो जो लकड़ियां हम लोग यूज करेंगे वो इनपुट होगा और जो फर्नीचर हम लोग बना लिए वो आउटपुट होगा. तो इस प्रोसेस को, जो कन्वर्जन का प्रोसेस हुआ, उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन. अभी देखो मॉडर्न इकोनॉमिक्स लोगों ने ये कहा ना कि वैल्यू क्रिएशन होगा, यूटिलिटी बनेगा. तो ये यूटिलिटी कितने टाइप्स के होते हैं. देखो चार तरीके से यूटिलिटी, चार तरीके का वैल्यू क्रिएशन हो सकता है. पहला देखो, यूटिलिटी कैन बी क्रिएटेड इन द फॉलोइंग वे. कितने वे से. पहला फॉर्म यूटिलिटी. फॉर्म यूटिलिटी कब बोलते हैं. We say form utility when input changes its form to output. जैसे जब एक टेलर शर्ट बनाता है तो टेलर डायरेक्टली शर्ट नहीं बनाता है. टेलर एक बड़े से पीस ऑफ क्लॉथ को लेता है, उस क्लॉथ पीस को वो कटिंग करता है, स्टिचिंग करता है, बहुत सारी उसमें अपनी कलाकारी दिखाता है, एंड देन फाइनली उसको एक शर्ट में कन्वर्ट करता है. तो जो एक बड़ा सा पीस ऑफ क्लॉथ था, दैट हैज चेंज इट्स फॉर्म. तो फॉर्म का वैल्यू क्रिएशन हुआ. यहाँ पे प्लेस का भी वैल्यू क्रिएशन हो सकता है. प्रोडक्शन में प्लेस का भी वैल्यू क्रिएशन हो सकता है. प्लेस का कैसे. व्हेन यू विल ट्रांसफर द प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जब आप ट्रांसपोर्ट करते हैं तो गुड्स एक शहर से दूसरी शहर पहुंचती है. ये भी यूटिलिटी है, ये भी वैल्यू एडिशन है. टाइम यूटिलिटी. टाइम का बेनिफिट कैसे मिलता है. जब हम लोग गुड्स को स्टोर करते हैं. देखो गुड्स बन गया, लेट्स से हम लोग अम्ब्रेला का प्रोडक्शन करते हैं या रेनकोट्स का प्रोडक्शन करते हैं. हमने प्रोडक्शन कर दिया जनवरी में. जनवरी में कोई रेनकोट खरीदता है क्या. नो. रेनकोट्स की जरूरत इंडिया में कब पड़ती है. अगस्त, जुलाई, अगस्त, इस सब मंथ में पड़ती है. तो हम लोग क्या करेंगे, उन रेनकोट्स को, उन अम्ब्रेलास को हम लोग स्टोर करके रखेंगे एंड लेटर ऑन वी विल यूज इट. तो यहाँ किस चीज का यूटिलिटी क्रिएट हुआ. यहाँ टाइम यूटिलिटी क्रिएट हुआ. एंड एक होता है सर्विस यूटिलिटी. एडम स्मिथ ने बोला था कि ओनली फिजिकल थिंग्स आर कॉल्ड प्रोडक्शन. जब आप कुछ फिजिकल बनाते हैं ना तो उसे प्रोडक्शन कहते हैं. लेकिन इट्स नॉट ट्रू. जब कुछ नॉन फिजिकल भी प्रोवाइड किया जाता है, इवन दैट इज प्रोडक्शन. जैसे डॉक्टर्स क्या प्रोवाइड करते हैं. ट्रीटमेंट इज नॉन फिजिकल. टीचर्स क्या प्रोवाइड करते हैं. नॉलेज इज नॉन फिजिकल. लॉयर्स क्या प्रोवाइड करते हैं. एडवाइस, लीगल एडवाइस.
अगेन नॉन फिजिकल, तो नॉन फिजिकल चीजें भी प्रोडक्शन में आती है, एंड इवन दैट इज यूटिलिटी, ठीक है। तो सर्विस यूटिलिटी तब मिलता है, सर्विस यूटिलिटी तब क्रिएट होता है व्हेन समथिंग नॉन फिजिकल इज क्रिएटेड, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग अपने चैप्टर के मेन पार्ट पे आते हैं। अब तक तो इंट्रोडक्शन चल रहा था कि प्रोडक्शन किसे कहते हैं। अगर आपको एग्जाम में आ जाए प्रोडक्शन किसे कहते हैं, तो आप सिंपली ये वाला बात बोल दोगे, ये जो यहाँ पे बात लिखी है ना, कि जब हम लोग इनपुट यूज करते हैं और उससे आउटपुट बनाते हैं, तो ये जो बात लिखी है आप बस इतना बताओगे। अगर आपसे पूछ दिया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज आते हैं, तो आप बोल देना टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी, वो सब आप बता सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग आ जाते हैं, अच्छा यहाँ पे अगेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन के बारे में एक दो बात बताना है आपको, तो आप ये बोल सकते हैं क्रिएटेड बाय ह्यूमन बिहेवियर। प्रोडक्शन कौन करेगा, इंसान ही करेंगे। मशीन से भी हो रहा है तो मशीन को कौन चला रहा है, इंसान ही चला रहा है, तो मतलब इंसान के बिना हो नहीं सकता। तो ह्यूमन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोडक्शन। एंड इसमें क्या बनता है, इसमें समथिंग जो कि हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करता है वो बनता है। प्रोडक्शन में क्या क्रिएशन होता है, प्रोडक्शन में एनीथिंग विच कैन सेटिस्फाई आवर वांट इज क्रिएटेड, ठीक है। तो ये दो फीचर्स हो गया प्रोडक्शन का। ऑल राइट, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड कि प्रोडक्शन किसे कहते हैं, कितने टाइप के यूटिलिटीज होते हैं उसमें, एंड कपल ऑफ फीचर्स वी हैव डन। अब हम लोग चलते हैं और चैप्टर के कोर कॉन्सेप्ट पे आते हैं, विच इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते किसको है, तो इन सिंपल लैंग्वेज एनीथिंग यूज्ड इन प्रोडक्शन इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो भी आपको प्रोडक्शन करने में हेल्प करे उसे हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। उसका डेफिनेशन यहाँ पे है, आप मार्क कर लेना, ठीक है। ये उसका डेफिनेशन लिखा है। तो यू नीड सर्टेन रिसोर्सेज एंड दोज रिसोर्सेज आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मेनली 4 कैटेगरी के होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, ठीक है। अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे सबको, आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक राइट नाउ। तो 4 तरीके के होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, ठीक है। अच्छा, अब देखो आगे जाकर के तो हमें पूरा डिटेल में डिस्कशन करना है, तो मैं पहले एक समराइज डिस्कशन यहाँ पे करा रहा हूँ। दिस इज पेज नंबर 5, वी आर ऑन पेज नंबर 5, एंड पेज नंबर 5 में मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से। मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स सब डिटेल में लेटर ऑन करेंगे, इसी चैप्टर में करेंगे, बट पहले समझ लेते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले आते हैं लैंड पर। लैंड का मतलब क्या होता है, देखो ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे, ज्योग्राफी में लैंड का मतलब ओनली सरफेस होता है, बट इकोनॉमिक्स में लैंड represents not only surface, of course surface तो होता ही है, but it includes other things also which are free gifts of nature, free gifts of nature। यानी देखो यहाँ पे लिखा ना, वाटर भी आ जाएगा, वाटर भी लैंड के कैटेगरी में आ जाएगा। एनीथिंग विच इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, जो नेचुरली प्रेजेंट है, उन सबको हम लोग लैंड के कैटेगरी में डालते हैं। इवन द मिनरल्स, माउंटेन्स, जो भी फॉरेस्ट रिसोर्स, एवरीथिंग विच इज नेचुरली प्रेजेंट, जो हम लोग प्रोडक्शन में यूज करते हैं, उसे हम लैंड कहेंगे। हाउएवर आप देखोगे आगे जाके जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे ना, वो मोस्टली सरफेस से रिलेटेड है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ओनली सरफेस को लैंड बोलते हैं। इकोनॉमिक्स में हर नेचुरल चीज को लैंड बोलते हैं। देन कम्स लेबर। लेबर का मतलब क्या होता है, मेहनत। प्रोडक्शन करने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा ना, यू विल हैव टू डू मेंटल एंड फिजिकल लेबर। बहुत कुछ सोचना पड़ता है और बहुत कुछ फिजिकली प्रोसेस करना पड़ता है प्रोडक्शन करने के लिए। सो लेबर इज सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। थर्ड आता है कैपिटल। अब देखो नेचुरल हो गया लैंड, तो कुछ मैनमेड भी तो होगा, जैसे कि मशीन, तो वो सब कहाँ आएगा, वो कैपिटल की कैटेगरी में आएगा। कैपिटल में एवरीथिंग मैन मेड, जैसे मशीन हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, टूल्स हो गया, एनीथिंग एनीथिंग विच इज मैन मेड, नॉट नेचुरल। नेचुरल वाले लैंड के कैटेगरी में जाते हैं, मैन मेड वाले कैपिटल के कैटेगरी में जाते हैं। अभी हमने लेबर देखा, अब लेबर तो मेहनत करेगा, बट उसको मेहनत करवाएगा कौन, दी एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज जिसे कहते हैं। एंटरप्रेन्योर एक व्यक्ति होता है, एंड एंटरप्राइज उसके बनाए हुए ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं, ठीक है। तो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि अगर आपको प्रोडक्शन करना है, इफ यू वांट टू प्रोड्यूस समथिंग, यू विल नीड, नंबर 1 थिंग, यू विल नीड समथिंग नेचुरल, लैंड लगेगा आपको। दूसरा मेहनत, लेबर लगेगा। तीसरा मैन मेड थिंग्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स, मशीन्स, ये सब लगेंगे। मनी, ये सब भी लग सकता है। एंड फोर्थ पॉइंट इज जो ओनर है, ओनर भी तो लगेगा ना, जो सब काम को देखे,
ठीक है, ये देखो ओनर में क्या लिखा है, रिस्क बेयरर, मतलब इज टेकिंग ऑल द रिस्क ऑफ प्रोडक्शन। कल को कुछ गड़बड़ हुआ तो किसको पकड़ेंगे, ओनर को पकड़ेंगे। एंटरप्रेन्योर बोलते हैं उसे, एंटरप्रेन्योर नहीं एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, ठीक है। एंड उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया है उसे एंटरप्राइज कहते हैं। अब देखो चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, वी हैव सीन इट ऑलरेडी। इनके एजेंट्स कौन कौन है, मतलब लैंड अगर आपको खरीदना है तो किसके पास जाना पड़ेगा, कैपिटल अगर आपको चाहिए तो कहां जाओगे, एंटरप्राइज का एजेंट कौन है, मेहनत करवाना है तो किसके पास जाना पड़ेगा, तो ये सब के लिए आपको जाना पड़ेगा। लैंड अगर चाहिए, नेचुरल चीजें चाहिए, मिनरल्स चाहिए, कहां से मिलेगा, लैंडलॉर्ड के पास से। लेबर चाहिए, मेहनत मेहनत करने के लिए लोग चाहिए, कहां से आएंगे, लेबरर्स, लेबरर्स वो लोग मेहनत करेंगे आगे, जो वर्कर्स होते हैं ना उनको बोलते हैं लेबरर्स। कैपिटल चाहिए, मशीन वगैरह ये सब चाहिए, कहां से मिलेगा, कैपिटलिस्ट लोगों के पास से मिलेगा। एंड एंटरप्राइज को कौन चलाएगा, एंटरप्रेन्योर चलाएगा, ठीक है। ओके, ये भी समझ गए। अच्छा, इन लोगों को रिवॉर्ड में क्या मिलने वाला है, रिवॉर्ड में मतलब मेहनत के बदले में क्या मिलने वाला है, तो लैंडलॉर्ड्स को मिलता है रेंट, लेबर मेहनत करने के बदले कमाता है वेजेस, कैपिटलिस्ट कमाते हैं इंटरेस्ट, और ओनर ले जाता है प्रॉफिट। तो ये इन लोगों का कमाई है, ठीक है। तो पेज 5 से आपको बस इतना ही करना है, रिमेनिंग तो हम लोग डिटेल में करेंगे। मीनिंग जितना यहाँ समझा दिया काफी है, वैसे मीनिंग हम लोग लेटर ऑन डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है। चलिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, जो जो अंडरलाइनिंग आ रही है ना वो आप सब करते चलना, ठीक है। वी आर ऑन पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 में जितनी अंडरलाइनिंग आ रही है आप साथ साथ में करते चलिए। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है ना आपको मिला जुला करके यूज करना पड़ता है, आप कोई एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं यूज कर सकते, आपको चारों लगेंगे, दे ऑल फोर हैव टू बी यूज्ड टुगेदर, तो उसे हम कहते हैं कि ज्वाइंट यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वेरिएबल यानी कि देखो सब लगेगा प्रोडक्शन में, ऑल फोर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ऑल फोर ऑफ देम विल बी रिक्वायर्ड, बट सब इक्वल इक्वल नहीं लगेंगे। किसी में लैंड ज्यादा लगेगा, किसी में लेबर का वर्क ज्यादा लगेगा, मतलब समझ रहे हो ना, वैरी करेगा, उसी लिए वेरिएबल कह रहे हैं, ठीक है, वेरिएबल कह रहे हैं। ऑल ऑफ देम हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, सब आंख से दिखाई देंगे, सबको आप टच कर सकते हो, सबकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। बट पॉइंट नंबर 4, आप उनको नहीं यूज करेंगे, आप उनकी सर्विसेज को यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लेबरर है, तो लेबरर को नहीं यूज करते, लेबरर की मेहनत को यूज करते हैं प्रोडक्शन में। सो वी आर नॉट यूजिंग देम, वी आर यूजिंग देयर सर्विसेज, ठीक है। तो 4 पॉइंट हो गया, आई थिंक काफी है। एक और पॉइंट करा दे क्या, 5 हो जाएगा। चलो एक और पॉइंट कर लेते हैं। इनका जो डिमांड होता है वो डिराइव डिमांड होता है। डिराइव डिमांड का मतलब होता है इनडायरेक्ट डिमांड, मतलब वी डोंट एक्चुअली नीड देम, वी डोंट नीड लैंड, वी डोंट नीड लेबर, वी डोंट नीड कैपिटल, वी डोंट नीड एंटरप्राइज, वी नीड प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट का मेन डिमांड है, प्रोडक्ट पाने के लिए इनको डिमांड करना पड़ता है, तो इनका अपना कोई डिमांड नहीं है, इनको प्रोडक्ट के चलते डिमांड करते हैं, इसीलिए डायरेक्ट डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। ओके, एक टॉपिक है यहाँ पे, आप देखो मॉडर्न क्लासिफिकेशन। देखो इसमें क्या है ना, कुछ इकोनॉमिस्ट का ऐसा मानना है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ना दो ही इंपॉर्टेंट है, ये लैंड एंड लेबर, यही इंपॉर्टेंट है, मतलब यू नीड सम रिसोर्सेस एंड यू नीड सम मेहनत, ठीक है, और आपका प्रोडक्शन हो जाएगा। तो इनको हम कहते हैं प्राइमरी फैक्टर्स, प्राइमरी फैक्टर्स, ठीक है। और जो बाकी दोनों है ना, मतलब एंटरप्रेन्योर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्राइज हो गया, ये लोग बस गाइडेंस देने के लिए, दे आर ओनली टू गिव गाइडेंस, मतलब इनके बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, इनको सेकेंडरी कैटेगरी में रखा है, ठीक है। तो ये भी जरूरत है बट सेकेंडरी कैटेगरी के हैं, पहले वाले प्राइमरी कैटेगरी के, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन था ओल्ड इकोनॉमिस्ट लोगों ने किया। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट लोग जो है, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट लोग क्या बताते हैं, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट लोग बताते हैं, अंडरलाइन करते चलना, ठीक है। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट लोग बताते हैं कि वो जो 4 फैक्टर्स है ना, वो चारों की चारों प्राइमरी है, प्राइमरी, ऑल 4 ऑफ देम। देखो इन लोग कह रहे हैं फैक्टर इनपुट या प्राइमरी इनपुट, फैक्टर इनपुट या प्राइमरी इनपुट एक ही बात है। फैक्टर इनपुट या प्राइमरी इनपुट में क्या क्या आएगा, वही चारों आएंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि चारों के चारों प्राइमरी है, फैक्टर इनपुट है, एकदम नेसेसरी है। और इनके अलावा कुछ चीज है जो नॉन फैक्टर इनपुट है। नॉन फैक्टर इनपुट को मैंने ब्लू से यहाँ पे दिखाया है, नॉन फैक्टर इनपुट, इनको सेकेंडरी बोलते हैं, नॉन फैक्टर इनपुट। नॉन फैक्टर इनपुट में क्या क्या आ जाएगा, जैसे सेमी फिनिश गुड्स, आधा अधूरा गुड्स है भाई, उसको कंप्लीट करना है,
तो ये सब सेकेंडरी कैटेगरी के हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल यूज करके प्रोडक्शन करेंगे, तो ये सब सेकेंडरी कैटेगरी की चीज है। मेन आपको चाहिए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चार मेन है। बाकी दुनिया में और कुछ भी है जो प्रोडक्शन में लगेगा वो सब सेकेंडरी नेचर के है, ऐसा बोलते हैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आई डोंट थिंक सो, ठीक है। बट आपको इसके बेसिस पे दो डिफरेंसेस यहाँ से कर लेने चाहिए, जो आपको बताया है वही वही चीज यहाँ पे लिखा है। तो आप एनी टू यहाँ पे डिफरेंसेस कर लेना, जो ऊपर समझाया है वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एनी टू डिफरेंसेस कर लीजिएगा। एंड नाउ वी कम टू पेज नंबर 7, ठीक है। पेज नंबर 7 में वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज लैंड। तो जैसा लैंड का मैंने आपको मीनिंग बता दिया, इट्स नॉट ओनली द सर्फेस, इट इंक्लूड्स एनीथिंग विच इज नेचुरल। हाँ, बट इस चैप्टर में आगे जाके जो हम लोग पढ़ेंगे ना, वो मोस्टली सरफेस के बारे में ही बात किया हुआ है। बट लेट मी बी वेरी क्लियर, इट इंक्लूड्स अदर नेचुरल फैक्टर्स एज वेल, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, इसको आप मार्क कर लीजिए, ये वही चीज है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड पे आते हैं, टॉपिक नंबर 3.2, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड। इट इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। लैंड को हमने नहीं बनाया, वो नेचुरली प्रेजेंट था, ठीक है। नॉट एग्जैजरेटिंग इट, वेरी सिंपल सा पॉइंट है। लिमिटेड इन सप्लाई है, इसको कोई प्रोडक्शन करके हम लोग बढ़ा नहीं सकते, ये फिक्स सप्लाई है। लैंड जितना है दुनिया में बस उतना है, नेचुरल चीजें जितनी है दुनिया में उतनी है, वी कैन नॉट इंक्रीज द प्रोडक्शन, ठीक है। ओके, देन प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आता है। अभी ऊपर हमने डिस्कस किया ना प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो लैंड प्राइमरी के कैटेगरी में आता है, ठीक है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, देन बात हो रही है नंबर 4, आपको ना यहां से 4 पॉइंट करना है, ठीक है। नंबर 4, पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। पैसिव का मतलब क्या? पैसिव का मतलब नॉट एक्टिव। दो चीजें होती है ना, एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव। पैसिव का मतलब है विच इज नॉट एक्टिव, मतलब लैंड अपने आप कुछ प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, यू नीड लेबर टू मेक सम चेंजेस ताकि लैंड प्रोडक्शन कर पाए। मतलब लैंड से प्रोडक्शन हो सकता है बट अपने आप नहीं होगा, ह्यूमन हैव टू बी इन्वॉल्व, ठीक है। देन परमानेंट है, मतलब कहीं जा नहीं रहा है। जैसे लेबर क्या है, लेबर एक ना एक दिन तो मर जाएगा, लेबर तो एक पर्सन है ना, पर्सन विल डाई समडे, एंड विद द डेथ ऑफ द पर्सन उसकी जो सर्विसेज है वो भी खत्म हो जाएगी, उसको जो स्किल्स आती थी वो भी खत्म हो जाएगा। बट लैंड इज हियर टू स्टे फॉर एवर, ठीक है। इमूवेबल है, आई थिंक आपको बहुत सिंपल सा पॉइंट है भाई, इधर से उधर शिफ्ट करना इसको पॉसिबल नहीं है। लेबर जैसे कि आसानी से लेबर कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लैंड वैसा नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया लैंड के कुछ फीचर्स। 5 इज इनफ, ठीक है, आई हैव टॉट यू 6, 5 इज इनफ। आई होप आप मार्किंग करते हुए चल रहे हैं। फंक्शन जो है वो सिलेबस में मेंशन नहीं किया हुआ है, तो फंक्शंस को आई एम नॉट टचिंग, ठीक है। आप चाहो तो नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, सिलेबस में ऐसा बोला नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे सिलेबस में बोला है वो है टॉपिक नंबर 3.4, एंड दैट इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब लैंड कितना प्रोड्यूस कर पा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक फील्ड है, दो फील्ड्स हैं, एक फील्ड में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, दूसरे फील्ड में बहुत कम प्रोडक्शन होता है। तो हम कहेंगे कि पहला वाला जो फील्ड है ना, द फर्स्ट फील्ड हैज अ हायर प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसे कहते हैं प्रोडक्टिविटी, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ अ पीस ऑफ लैंड टू प्रोड्यूस क्रॉप। तो मैंने बोला ना, अब आगे ये लोग लैंड को सरफेस के हिसाब से ही बात करेंगे, ठीक है। उसका फॉर्मूला भी गिवन है, आप बस इतना सा पार्ट पढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी कि प्रोडक्टिविटी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ऐसा क्यों होता है कि सर्टेन प्लेसेस हैव हायर प्रोडक्टिविटी एंड सर्टेन प्लेसेस डू नॉट हैव हायर प्रोडक्टिविटी। वाई ऐसा डिफरेंस क्यों होता है? तो हम लोग कुछ फैक्टर्स को देखते हैं। नंबर 1 रीजन इज नेचुरल फैक्टर। देखो, कहीं का सॉइल ऑटोमेटिकली फर्टाइल होता है, ठीक है। स्पेशली जो अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आपको पता होगा, जो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स है वहां की सॉइल काफी फर्टाइल होती है, अलूवियल सॉइल होता है वहां पे, एंड इट इज वेरी फर्टाइल। बट कहीं कहीं का सॉइल नॉट वेरी फर्टाइल, जहां लैटराइट सॉइल होता है, ठीक है। ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ेंगे सॉइल चैप्टर में। तो सॉइल के डिफरेंस के चलते, सॉइल की फर्टिलिटी के चलते, नेचुरल फैक्टर्स के चलते, रेनफॉल के चलते प्रोडक्टिविटी वैरी कर जाती है। नेक्स्ट, साइज ऑफ द होल्डिंग, मतलब जो फार्म का एरिया है ना उसको होल्डिंग बोलते हैं, जो फार्म का एरिया है। तो अगर वो बड़ा एरिया है तो प्रोडक्टिविटी
अच्छा होगा, क्योंकि उस बड़े एरिया में आप एक ट्यूबवेल बनवा लेंगे या एक वेल बनवा लेंगे, पानी का इंतजाम कर लेंगे, जनरेटर का इंतजाम कर लेंगे, ट्रैक्टर का इंतजाम कर लेंगे, लॉट ऑफ मशीनरी जो मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको यूज करके आप फार्मिंग करेंगे। बट अगर जो पीस ऑफ लैंड में आप फार्मिंग कर रहे हैं, इफ इट इज वेरी स्मॉल, तो अगर आप उसमें वेल बनाओगे, उसमें ट्रैक्टर खड़ा करोगे, उसमें तरह तरह का आप मॉडर्न टेक्निक्स लगाओगे, तो आधा तो जमीन आपका इसी में चला गया, तो प्रोडक्शन फिर ग्रोइंग किस में होगा क्रॉप्स का, समझ रहे हो? तो स्मॉल होल्डिंग्स अगर होती है ना, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स होती है, स्मॉल प्लेसेस होते हैं, तो वहाँ प्रोडक्टिविटी भी कम होती है, बिकॉज मॉडर्न टेक्निक्स फिर आप लगा नहीं पाएंगे वहाँ, ठीक है? ह्यूमन फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है? इंसान कितना मेहनत कर रहा है उस जगह पे, इंसान कितना वेल ट्रेन्ड है, जो फार्म वर्कर्स है वो कितने वेल ट्रेन्ड है, कितने स्किलफुल है, इस पे भी डिपेंड करता है कि उस एरिया का प्रोडक्टिविटी कैसा होगा। इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड, देखो कितना पैसा खर्च किया जा रहा है लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, कितना मेहनत किया जा रहा है। इरिगेशन सिस्टम यानी पानी पहुंचाने का क्या प्लान है, ड्रेनेज सिस्टम पानी निकालने का क्या प्लान है, ठीक है? तो तरह तरह का जो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स है, तो क्या आप मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स यूज करके लैंड को इंप्रूव कर रहे हैं? अगर आप इंप्रूव कर रहे हो तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, और अगर आप नहीं इंप्रूव कर रहे तो प्रोडक्टिविटी समय के साथ खत्म हो जाएगा। 4 पॉइंट्स हो गया, 5 पॉइंट्स आर इनफ। एक पॉइंट आप ये कर सकते हो, ओनरशिप। ओनरशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर एक परमानेंट ओनर आएगा ना, जैसे मेरी जमीन है तो आई केयर फॉर दैट लैंड, आई विल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू ग्रो इट्स प्रोडक्टिविटी। बट अगर वो जमीन मेरी नहीं है, मैं तो सिर्फ रेंट पे काम कर रहा हूं, मुझे पता है 2 साल बाद मैं कहीं और चला जाऊंगा, सो इफ आई एम अ टेम्पररी लैंड यूजर, ठीक है, तो आई विल नॉट बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन ग्रोइंग इट्स प्रोडक्टिविटी, बिकॉज मेरे को पता है 2 साल बाद मेरे को कहीं और चले जाना है, तो थोड़ा करो फार्मिंग, टाइम पास करो और फिर चले जाओ। बट अगर मेरा परमानेंट होल्डिंग है, इफ आई एम दी ओनर ऑफ इट, सो आई विल टेक गुड केयर। तो इस पे भी डिपेंड करता है कि लैंड का ख्याल कौन रख रहा है, ठीक है? 5 पॉइंट हो गए हैं, बट एक पॉइंट आप ना ये वाला कर सकते हैं, पॉइंट नंबर 10। सेल स्टेट हेल्प। स्टेट हेल्प का मतलब होता है गवर्नमेंट का हेल्प। तो सरकार कितनी हेल्प कर रही है फार्मर्स को, उस पर भी डिपेंड करता है कि प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट लैंड कैसा रहने वाला है, ठीक है? तो दिस वाज ऑल अबाउट लैंड। Alright everyone, now we are continuing with the second factor of production and which is labor, ठीक है? तो लेबर मतलब क्या होता है? मेहनत करना। और करता कौन है? लेबरर्स, ठीक है? लेबरर्स आर द वंस हु विल डू लेबर या हार्ड वर्क, ठीक है? तो what type of work are we talking about? We are talking about two types of work. One is physical, जो वर्कर लोग करते हैं, एंड जो मेंटल वर्क है, जो ऑफिस में बैठ के सोचने वाला काम होता है, जिसमें माइंड ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, फिजिक ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता, इवन दैट इज कॉल्ड लेबर, ठीक है? तो लेबर हियर इंक्लूड्स फिजिकल एज वेल एज मेंटल लेबर। बस आप किसी रिवॉर्ड के लिए ये काम करते हैं, रिवॉर्ड यानी वेजेस पाने के लिए आप ये काम करते हैं। तो नीचे में आप देखोगे, आपके बुक में बहुत अच्छे से समराइज करके गिवन है। यू सी दिस बॉक्स, वी आर ऑन पेज नंबर 9, ठीक है? वी आर ऑन पेज नंबर 9, ठीक है? तो लेबर कौन होगा? जिसमें जो एफर्ट देगा, कौन सा एफर्ट? फिजिकल और मेंटल दोनों। और क्यों देगा? रिवॉर्ड पाने के लिए। रिवॉर्ड क्या होगा इसका? वेजेस होगा रिवॉर्ड, ठीक है? जो बदले में उसे कमाई मिलती है उसे हम वेजेस कहेंगे। नाउ विल सी सर्टेन क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर, ठीक है? अंडरलाइन करते चलिएगा जो जो अंडरलाइन यहाँ पे है। सबसे पहला जो लेबर हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, दैट इज स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर किसे कहते हैं? जिसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा स्किल्स होते हैं इन लोगों के पास, इन्हें हम कहते हैं स्किल्ड लेबर, ठीक है? डॉक्टर्स आर एग्जाम्पल ऑफ स्किल्ड लेबर, ठीक है? उसके बाद आता है सेमी स्किल्ड। सेमी स्किल्ड जैसे कि आपको नाम सुन के पता चल रहा होगा, मतलब यहाँ पे थोड़ी सी कम पढ़ाई लिखाई, थोड़ी सी कम स्किल्स, थोड़ी सी कम नॉलेज होने से भी चलेगा, थोड़ा बहुत काम सीखने से ही काम चल जाता है, ठीक है? एग्जाम्पल हो गया इसका कारपेंटर्स, जो लोग फर्नीचर वगैरह ये सब बनाते हैं, ठीक है? कारपेंटर्स मतलब वो कार को पेंट करने वाला नहीं, फर्नीचर बनाने वाला, ठीक है? एंड लास्ट आता है अनस्किल्ड। अनस्किल्ड मतलब कोई ऐसा काम जिसमें बिल्कुल से भी आपको कोई ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं है, वो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है? जैसे सामान उठाना, वो सब वगैरह, वो सब टाइप का जो काम होता है, तो गेट कीपर बनना, तो ये सब में कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है, ऐसे ही बस बैठना तो है, ठीक है? तो ये देखो जैसे यहाँ लिखा है
कूलीज का काम करना, मतलब सामान उठा के एक जगह से दूसरी जगह करना, तो ये सब अनस्किल्ड लेबर्स होते हैं। तो एक स्किल्ड लेबर एकदम टॉप क्लास डॉक्टर लॉयर जैसे, और सेमी स्किल्ड लेबर्स कारपेंटर्स वगैरह के जैसे, एंड अनस्किल्ड लेबर्स जैसे कूली फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्किल्स के बेसिस पे। अच्छा, और क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है? एक होता है मैनुअल लेबर, एक होता है मेंटल लेबर। मैनुअल लेबर किसे कहते हैं? जो फिजिक यूज करके काम कर रहा है। ठीक है, जैसे फार्मर्स हो गए, जैसे फैक्ट्री के वर्कर्स हो गए, वो अपना फिजिकल परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड मैनुअल लेबर। एंड मेंटल लेबर कौन होता है? देखो यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रहा होगा, ये जो लोग ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये जो बैंक मैनेजर है, बैंक मैनेजर बैठ के सिर्फ अपना दिमाग यूज करता है, वहां पे प्लानिंग करता है, स्ट्रेटेजीज बनाता है, वहां पे वो काम करता है। तो वैसे काम करने वालों को हम कहते हैं मेंटल लेबर। ठीक है, अच्छा, फिर दो टाइप का लेबर आता है, एक होता है प्रोफेशनल, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव। प्रोफेशनल कौन होता है? जिसे बहुत ही हाई लेवल ऑफ नॉलेज लगती है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं जिन्हें हु हैव अंडरगॉन एडवांस स्टडी एंड ट्रेनिंग, तो उसे हम प्रोफेशनल कहते हैं। डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये हो गया एडवांस प्रोफेशनल लेवल। और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, एडमिनिस्टर करना मतलब क्या? देखभाल करना। ठीक है, तो वो सब टाइप का काम करना, जैसे कि यहाँ पे सुपरविजन, जो लोग सुपरवाइजिंग का काम कर रहे हैं, सुपरवाइजरी कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल लेबर। तो ये थे कुछ टाइप्स ऑफ लेबर। अभी हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे चलते हैं। ठीक है, सो नंबर वन कैरेक्टरिस्टिक इज लेबर इज पेरिशेबल। पेरिशेबल मतलब जो खत्म हो जाता है। देखो, जिस दिन, देखो आपने अगर लेबर को रखा है काम पे, ठीक है, किसी लेबरर को काम पे रखा है, एंड सपोज एक दिन कोई काम ही नहीं हुआ। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ अ वर्कर डज नॉट वर्क फॉर एनी पर्टिकुलर डे, मान लो उस दिन छुट्टी हो गया, या उस दिन पावर कट था हमारी फैक्ट्री में तो काम ही नहीं हो पाया, तो उस दिन का तो मेहनत बर्बाद हो गया। हमें पेमेंट तो करना पड़ेगा, 30 डेज का पेमेंट तो करना पड़ेगा, बट उस दिन का मेहनत तो वेस्ट हो गया। तो बर्बाद हो जाना, वेस्ट हो जाना, खत्म हो जाना, इसे कहते हैं पेरिशेबल। तो ये पेरिशेबल है। देखो, मटेरियल क्या होता है? मटेरियल होता है ड्यूरेबल, मतलब आज नहीं यूज किया तो कल यूज कर लेंगे, हमारे पास मटेरियल पड़ा हुआ है। मंडे नहीं यूज किया तो ट्यूसडे यूज कर लेंगे, बट मंडे का मेहनत ट्यूसडे थोड़ी ना होगा, ट्यूसडे तो अलग ट्यूसडे वाला मेहनत होगा, मंडे वाले को दोबारा थोड़ी ना करवा सकते हैं। सो वंस इट इज गॉन इट इज लॉस्ट। ठीक है, तो इसे कहते हैं पेरिशेबल। ये एक एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। देखो, लैंड के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो वहां पे पढ़ा था कि इट इज अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। पैसिव मतलब अपने आप को कुछ नहीं करता, उसको करवाना पड़ता है। बट लेबर एक्टिव है, मतलब ये अपने आप काम करता है, इसको कोई और करवाता नहीं, खुद से काम करके प्रोडक्शन करके देगा। कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम लेबरर्स। लेबरर्स होते हैं वर्कर्स, और लेबर होता है मेहनत। तो मेहनत को वर्कर्स से अलग नहीं किया जा सकता, वर्कर ही मेहनत करते हैं। ठीक है, लेबरर्स जो होते हैं वो सेल करता है अपना मेहनत। लेबर का मतलब होता है मेहनत, और लेबरर का मतलब होता है वर्कर। तो वर्कर जो देते हैं हमें, वो अपने लेबर सर्विस देते हैं, वो अपनी मेहनत देते हैं, हम उन्हें पैसे देते हैं उनकी मेहनत का, बोलते हैं ना मेहनत की कमाई। ठीक है, वो अपने आप को नहीं बेच रहा है। ठीक है, वी डोंट बाय द लेबर्स, वी बाय देयर हार्ड वर्क, वी बाय देयर सर्विस, वी बाय देयर लेबर। ठीक है, लेबर जो होता है वो मोबाइल होता है, मतलब आप उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे लैंड में हमने फीचर पढ़ा था, वो इमूवेबल वाला फीचर था, वो मोबाइल नहीं था, इमोबाइल था। बट लेबर मूवेबल है, आप इसको आराम से एक जगह से दूसरी जगह इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो 5 पॉइंट्स इनफ है, बट मैं एक और करा देता हूँ, वो है डिफर्स इन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हमारा टॉपिक है। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आप कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, कितने कम वेस्टेज में काम कर दे रहे हैं, कितने कम टाइम में काम कर रहे हैं, उसे बोलते हैं एफिशिएंट। तो हर लेबर जो है ना एफिशिएंसी में डिफर करता है। कोई लेबर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, काफी टाइम से काम कर रहा है, वो ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, कम टाइम में काम करके दे देगा। बट जो लेबर्स न्यू होते हैं वो थोड़ा ज्यादा टाइम लगाते हैं, वो थोड़े इनएफिशिएंट होते हैं, तो लेबर्स में एफिशिएंसी का डिफरेंस आता है। ठीक है, सो बेसिकली यू कैन डू 5 पॉइंट्स, आई हैव डन 6 बट यू कैन डू 5। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, डिफरेंसेस बिटवीन लैंड एंड लेबर। देखो, ये ना सिलेबस में डायरेक्टली बोला नहीं जाता, डिफरेंसेस कभी भी बोला नहीं जाता है। आप सिलेबस देखोगे तो यहाँ पे जैसे सिलेबस है, तो आप अगर ये सिलेबस यहाँ पे मैंने खोल रखा है, तो सिलेबस में लैंड में मीनिंग हमने कर लिया, सॉरी लेबर में कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कर लिया। ठीक है,
एफिशिएंसी की बात अभी हम लोग करेंगे, एफिशिएंसी पे। एंड देन डिवीजन, 4 टॉपिक्स बोला है। एक बोला है मीनिंग करो, एक बोला कैरेक्टरिस्टिक करो, तो मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप्स को हमने कर लिया। अभी हम लोग एफिशिएंसी का टॉपिक करेंगे एंड देन हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर का टॉपिक करेंगे। सो 4 टॉपिक्स टोटल बोला है। तो डिफरेंसेस कभी बोला नहीं जाता, डिफरेंसेस हमेशा अपने से करना होता है। तो एनी 3 आप करके रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, सिलेबस में बोला नहीं जाता है। एनी 3 आप करके रखना। इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर ये नहीं है सिलेबस में, ठीक है, अभी मैंने आपको सिलेबस दिखाया, इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर वहां पे नहीं आता। विल डायरेक्टली कम टू एफिशिएंसी, विल डायरेक्टली कम टू एफिशिएंसी ऑफ लेबर, और एफिशिएंसी ऑफ लेबर का टॉपिक करेंगे। एफिशिएंसी अगर आप देखोगे, एफिशिएंसी में हमें क्या करना है, एफिशिएंसी में, एफिशिएंसी ऑफ लेबर में नंबर 1 थिंग वी हैव टू स्टडी द मीनिंग, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, रीजंस फॉर लो एफिशिएंसी ऑफ इंडियन लेबर। ये 2 चीजें हमें पढ़ने को बोला है कि एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है और इंडियन वाले लेबर लोग एफिशिएंट क्यों नहीं होते हैं, ये 2 बातें पढ़नी है बस। तो आइए, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप कोई काम कम समय में कर दे रहे हैं, इफ यू आर डूइंग सम वर्क इन वेरी लेस टाइम, लेस रिसोर्स, लेस कॉस्ट, क्वालिटी भी अच्छा, क्वांटिटी भी ज्यादा, तो आप एफिशिएंट है। और अगर आप देखो, सारी नेगेटिव बात, अगर आप टाइम ज्यादा लगा रहे हैं, अगर आप खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, अगर आप वेस्टेज ज्यादा करते हैं, अगर आप क्वालिटी भी अच्छा नहीं बना रहे, क्वांटिटी भी बहुत थोड़ा सा बना रहे, तो फिर आप इनएफिशिएंट है। तो समझ गए एफिशिएंसी का मतलब क्या, ठीक है। तो एफिशिएंसी का मतलब है प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ अ वर्कर, जितना ज्यादा बना पा रहे हो, उतने ही रिसोर्स लेके जितना ज्यादा बना पा रहे हो, उतने एफिशिएंट हो आप। और अगर आप थोड़ा सा बना पाते हो तो इनएफिशिएंट है आप। तो बेसिकली क्वांटिटी, क्वालिटी एंड टाइम, ये 3 बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्वांटिटी ज्यादा बना रहे हैं, क्वालिटी अच्छा बना रहे हैं, और टाइम भी कम लगा रहे हैं, वेस्टेज भी कम हो रहा है, दैट्स एफिशिएंसी, ठीक है। चलिए, ये जो टॉपिक है अगेन सिलेबस में नहीं है, क्योंकि सिलेबस में बस बोला है मीनिंग पढ़ो और इंडियन लेबर्स लोग क्यों इनएफिशिएंट है वो बताओ। तो ये सिलेबस भी, ये टॉपिक भी आउट ऑफ सिलेबस है, इसको हटा देना, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली आते हैं इस टॉपिक पे, कॉजेज ऑफ लो एफिशिएंसी ऑफ इंडियन लेबर्स। इंडिया के जो वर्कर्स है वो एफिशिएंट क्यों नहीं है बहुत ज्यादा, तो उसका हम लोग रीजन देखने जा रहे हैं, ठीक है। एनी 5 करेंगे। नंबर 1, हॉट क्लाइमेट। इंडिया की क्लाइमेट ही ऐसी है ना कि मतलब गर्मी ज्यादा होती है तो लोग जल्दी थक जाते हैं, और इसके चलते एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। मतलब सुबह सुबह तो बहुत स्पीड में काम होता है, बट जैसे ही आफ्टरनून का टाइम आता है, सूरज एकदम, आप समझ रहे हो ना, आप मतलब देखते होगे, आप अपने सराउंडिंग में देखते होगे क्या हालत होती है। तो गर्मी के चलते पीपल प्रेफर नॉट टू वर्क। आप देखोगे रोड में बहुत बार रिक्शा वाले, वो दोपहर को तो सो जाते हैं, ठीक है, तो वो जाते ही नहीं है कहीं, इट्स बिकॉज ऑफ द हीट, ठीक है। तो एफिशिएंसी कम है, बिकॉज प्रोडक्टिविटी कम है उनका। लो वेजेस दूसरा कारण है कि पैसा ज्यादा नहीं मिलता, तो कितना काम करेगा बंदा, पैसा ज्यादा नहीं मिलता तो दे ईट लेस। देखो यहाँ लिखा है ना, पुअरली फेड एंड इल क्लोथेड, कपड़े भी खराब होते हैं उनके, खाना पीना भी खराब होता है। तो खाना पीना खराब होगा तो जल्दी बीमार पड़ जाएंगे, बीमारी में फिर काम कैसे करेंगे। तो पैसा कम मिलता है तो एक तो मोटिवेशन नहीं होता जाने का काम पे। इनकॉन्जीनियल एनवायरनमेंट, मतलब कि जो वर्किंग कंडीशन जो मिलता है ना वो भी बहुत खराब है। ऐसे ऐसे जगहों पे काम करना पड़ता है, फैक्ट्री में काम करना पड़ता है, गोडाउंस में काम करना पड़ता है, तो जो लोकेशन जो है ना वो काम करने के लायक नहीं है। वेरी अनहाइजीनिक कंडीशंस, वेरी अनहाइजीनिक कंडीशन, तो नो बडी वुड लाइक टू गो टू दैट प्लेस एंड वर्क। तो वो जैसे भी जाते हैं अपना काम जैसे भी करते हैं और निकल जाते हैं वहां से, इसीलिए एफिशिएंसी नहीं है। दे डोंट वांट टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम, दे डोंट वांट टू वर्क ओवर देयर, ठीक है, बस पैसों के लिए थोड़ा बहुत कर रहे हैं काम। पुअर टेक्नोलॉजी, जो इंडियन वर्कर्स थोड़े बहुत मशीन पे भी काम कर रहे हैं ना, तो टेक्नोलॉजी इतनी बैकडेटेड मिलती है, इतनी खराब टेक्नोलॉजी मिलती है कि इवन इफ दे गिव देयर 100%, तो भी टेक्नोलॉजी इज सो बैकडेटेड दैट प्रोडक्शन फिर भी नहीं हो पाता। एफिशिएंसी यहाँ भी डाउन है। वन पॉइंट यू कैन डू, ये वाला माइग्रेटरी कैरेक्टर। इंडिया में ज्यादातर जो वर्कर्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, रूरल इंडिया से अर्बन इंडिया में आते हैं, गांव से उठ के शहर में आते हैं। अब गांव में क्या होता है ना, मोस्टली दे आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। तो जिस टाइम ब्रेक मिलता है एग्रीकल्चर से, वो आ जाते हैं शहर में काम करने। और उसके बाद जब एग्रीकल्चर का टाइम वापस हो जाता है विलेज में,
हार्वेस्टिंग करना पड़ता है क्रॉप्स को, अलग अलग प्रोसेसेस है। तो जब वो करना पड़ता है वो वापस गांव चले जाते हैं, और गांव चले जाते हैं तो 3 महीने 4 महीने के लिए घर घर चले जाते हैं। तो 3 महीने 4 महीने का उनका काम लॉस हो गया। तो प्रोडक्शन तो हुआ नहीं, प्रोडक्शन नहीं हुआ तो एफिशिएंसी डाउन। तो दिस इज अनदर रीजन फॉर लो एफिशिएंसी। ठीक है, सजेशन वैसे तो सिलेबस में नहीं बोला है हाउ टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी, बट अगर आपको मान लो एग्जाम में आ जाए तो आप 2 पॉइंट तो खुद से बना के भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने मार्क करके रखा है पेमेंट। आप पेमेंट बढ़ाओ वर्कर्स का, तो वर्कर्स अपने आप आना चाहेगा काम करने। पेमेंट कम दोगे ना तो वो अवॉइड करेगा। ठीक है। एंड सेकंड है कि भाई वर्किंग कंडीशन को सुधारिए, मेक द प्लेस हाइजीनिक, मेक द प्लेस सच दैट द वर्कर्स फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू कम। ठीक है, तो हाइजीनिक होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन अच्छा होना चाहिए, तो वर्कर्स को मन लगेगा वहां काम करने का। ठीक है, ओके। लास्ट टॉपिक जो लेबर वाले टॉपिक में दिया हुआ है दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर। नाउ वी मूव टू द लास्ट सब सेक्शन ऑफ लेबर टॉपिक एंड दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन का मतलब क्या होता है? काम को बांटना। वी हैव टू डिवाइड द वर्क एंड पीपल हु आर गुड एट समथिंग उनको बार बार वही करना चाहिए। जैसे कि अगर छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक टेबल बनाना है, एक टेबल फर्नीचर बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? पहले वुड कटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो वुडन लॉग्स है उसकी कटिंग कोई करेगा, एंड देन उसे ज्वाइनिंग करना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर देना पड़ेगा, शेप देना पड़ेगा टेबल का, एंड देन लास्ट स्टेप फाइनली पेंटिंग एंड पॉलिशिंग वाला वर्क करना पड़ेगा। सो अभी तुम देखो एक टेबल बनाने में 3 स्टेप हमने बताया। ठीक है, एक वुड कटिंग, एक ज्वाइनिंग, एक पॉलिशिंग एंड पेंटिंग। तो 3 स्टेप्स में ये हुआ। बट देखो जो वुड कटर है उसे वुड कटिंग में स्पेशलाइजेशन है, वो पेंटिंग पॉलिशिंग अच्छे से नहीं कर पाएगा। जो पेंटिंग पॉलिशिंग करता है वो उसमें एक्सपर्ट है, वो ज्वाइनिंग का काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। जो ज्वाइनिंग कर रहा है वो वुड कटिंग का काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। सो एवरीबडी इज अ स्पेशलिस्ट इन देयर ओन एरिया। बाय डिवीजन ऑफ लेबर वी मीन कि डिवीजन ऑफ मेहनत। आप वुड कटिंग पे फोकस कीजिए, आप ज्वाइनिंग पे फोकस कीजिए, आप पॉलिशिंग एंड पेंटिंग पे फोकस कीजिए। इसे कहते हैं मतलब काम को हिसाब में बांट देना। आप अपने स्कूल में देखो ना, टीचर क्या सारा सब्जेक्ट पढ़ाता है? नो, मैथ्स टीचर सिर्फ मैथ्स पढ़ाता है। कोई फिजिक्स का टीचर होगा वो ओनली फिजिक्स पढ़ाएगा। ठीक है, स्पोर्ट्स टीचर वो स्पोर्ट्स वाले मतलब ग्राउंड में घूमते रहेंगे, मतलब सिखाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो वहां पे भी स्पेशलाइजेशन है। एवरी पर्सन इज नॉट डूइंग एवरीथिंग, पीपल आर ओनली डूइंग दोज थिंग्स इन विच दे आर एक्सपर्ट। तो वही चीज है यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर मतलब स्पेशलाइजेशन। आपको जो चीज स्पेशलिस्ट के तरह आता है आप बस वही करो, तो उस एक्टिविटी को जब आप बार बार करोगे तो बहुत अच्छे से कर पाओगे। इसे हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। अब डिवीजन कितने टाइप से हो सकता है? तो डिवीजन का पहला तरीका है कि सिंपल प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन। सिंपल या फिर प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन। इसमें क्या होगा, आपको जो प्रोडक्शन अच्छे से आता है ना आप बस उस पर फोकस कीजिए। ठीक है, डोंट डू अदर थिंग्स, जस्ट फोकस ऑन द प्रोडक्ट विच यू आर अ स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो बस एक पर्टिकुलर कमोडिटी पे फोकस करो और उसे ही अच्छे से करो। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है कारपेंटर या फार्मर। ठीक है, तो फार्मर सिर्फ फार्मिंग पे फोकस करेगा, कारपेंटर सिर्फ लकड़ी का काम करेगा, फर्नीचर का काम करेगा। सो ये हो गया एक ही प्रोडक्ट पे फोकस करना, एक ही टाइप के कैटेगरी पे फोकस करना, नॉट डूइंग एवरीथिंग। जो फार्मिंग का काम करने जानता है वो फार्मिंग करेगा, जो कारपेंटर का काम करने जानता है वो कारपेंटिंग का काम करेगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डिवीजन। ठीक है, तुम अपने काम से काम रखो, हम अपने काम से काम रखते हैं, जिसमें हम एक्सपर्ट है वो हम अच्छे से कर पाएंगे। तो दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर, सिंपल प्रोडक्ट बेस्ड। ठीक है, तो मैं पूरा प्रोडक्ट अपना देख लूंगा, तुम पूरा प्रोडक्ट अपना देख लो। बट इसके अलावा एक और होता है दैट इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बेस्ड। इसमें क्या होता है, देखो हर प्रोडक्ट इतना सिंपल नहीं होता है ना। देर आर मेनी प्रोडक्ट। जैसे कार बनाना है, तो कार बनाना कोई एक जन थोड़ी ना बना लेगा कि चलो मैं पूरा कार का काम देख लेता हूँ। ना ना ना, कार में देर आर मेनी प्रोसेसेस, काफी सारे प्रोसेस होते हैं। तो आपको प्रोसेस बेस्ड डिवीजन करना पड़ेगा कि चलो एक प्रोसेस मैं देख लेता हूँ, एक प्रोसेस आप देख लो, एक प्रोसेस कोई और देख लेगा, और हम सबका मिला जुला करके फिर वो प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहां हम लोग फुल प्रोडक्ट को नहीं देख रहे हैं,
यहाँ पे हम लोग एक पार्ट को देख रहे हैं, सिर्फ एक प्रोसेस को देख रहे हैं. आई लुक आफ्टर वन प्रोसेस, you look after another process, somebody else will look after another process, and all three of us will combine to make a product. तो उसे हम कहते हैं प्रोसेस बेस्ड डिविजन. ठीक है. अब ये भी दो तरीके का होता है. एक होता है कंप्लीट प्रोसेस, पूरा प्रोसेस आप देख लो. जैसे आई विल डू प्रोसेस ए. ठीक है. सपोज आई विल डू प्रोसेस ए, आई विल कंप्लीट इट एंड आई विल गिव इट टू यू, देन यू डू process number 2 on it, then you pass it to somebody else, he will do process number 3. So I did process number 1, I passed it to you, you did process number 2, you pass it to someone else, वो प्रोसेस नंबर 3 करेगा और प्रोडक्ट ऐसे करके कंप्लीट होगा. ठीक है. जैसे यहाँ पे कपड़े बनाने का एग्जांपल गिवन है. ठीक है. तो स्पिनिंग, वीविंग, साइजिंग, ब्लीचिंग, कलरिंग, ये सब हो गया कपड़े बनाने का प्रोसेस. आई डू द फर्स्ट पार्ट, यू डू द सेकंड पार्ट, समबडी एल्स विल डू द थर्ड पार्ट, और ऐसे करते करते प्रोडक्ट घूमते घूमते फाइनली कंप्लीट हो जाएगा. सो दैट इज कंप्लीट प्रोसेस. आई विल डू वन प्रोसेस कंप्लीटली. ठीक है. एंड आई प्रोवाइड यू द प्रोडक्ट दैट आई प्रोवाइड यू विल बी अ कंप्लीट प्रोडक्ट फॉर योर प्रोसेस. ठीक है. समझ गए. अच्छा, नेक्स्ट आता है इनकम्प्लीट प्रोसेस. मतलब आई एम डूइंग समथिंग, मैं कुछ बना रहा हूं बट वो अपने आप में इनकम्प्लीट सा चीज है. आप कुछ बना रहे हैं, वो भी कुछ इनकम्प्लीट सा चीज है. somebody else is also making, वो भी कुछ इनकम्प्लीट. जैसे कार का जब पार्ट्स बनता है, सो आई एम मेकिंग द सीट्स. सपोज मैं सीट बना रहा हूं कार का, तो सीट अपने आप में थोड़ी ना फुल चीज है, सीट तो अधूरा चीज है, इनकम्प्लीट है. आप बना रहे हो कार का इंजन, मैं बना रहा हूं कार का सीट, आप बना रहे हो कार का इंजन. कोई बना रहा है कार का स्टीयरिंग, कोई कार का ब्रेक सिस्टम बना रहा है, कोई कार का लाइटिंग सिस्टम बना रहा है. तो सब कोई इनकम्प्लीट काम कर रहे हैं. एक जगह लाएंगे और सबके काम को असेंबल करके फुल प्रोडक्ट बन जाएगा. तो इन दिस केस वी आर नॉट पासिंग द प्रोडक्ट कि मैं एक काम कर लिया, लो बाकी तुम नेक्स्ट काम करो, नेक्स्ट तुम काम करो, वैसा नहीं. यहाँ पे मैं अलग काम कर रहा हूँ, तुम अलग काम कर रहे हो, सब अलग अलग काम कर रहे हैं, लास्ट में सबका काम आके एक जगह असेंबल होके कंप्लीट हो जाएगा. तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी आई थिंक वैसा ही कुछ दिया हुआ है, तो एक बार आप एग्जाम्पल से भी पढ़ सकते हैं. मेक श्योर आप अंडरलाइनिंग करिएगा. ठीक है. जितना अंडरलाइन किया हुआ है इसको आप अंडरलाइन कीजिएगा. वी आर ऑन पेज नंबर 14. पेज नंबर 14 के जो बॉटम में गिवन है ना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ये वाला पार्ट, ये एडम स्मिथ वाला पार्ट, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ये चार्ट इंपॉर्टेंट है. तो देखो इसमें हमने प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन के बारे में बात कर लिया, प्रोसेस बेस्ड के बारे में बात कर लिया, प्रोसेस में भी कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट का बात कर लिया. अब हम लोग टेरिटोरियल डिवीजन पे जा रहे हैं, टेरिटरी वाइज डिवीजन. तो वैसे तो यहाँ मार्किंग किया हुआ है, बट मैं आपको अपने लैंग्वेज में समझा देता हूँ. तो ये है इंटरनेशनल डिवीजन और एक है डोमेस्टिक, मतलब विद इन द कंट्री. तो इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? मतलब देखो, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कुछ कंट्री में काफ़ी अच्छा मिलता है, काफ़ी अच्छा बनता है. फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी. अब आपको अगर टेक्नोलॉजी चाहिए तो कहाँ से मंगाएंगे? जापान से. जापान इज फेमस फॉर टेक्नोलॉजी. तो वहाँ डिवीजन ऑफ लेबर है, वहाँ पे स्पेशलाइजेशन है टेक्नोलॉजी को लेके. तो सबको पता है अगर टेक्नोलॉजी चाहिए तो आपको जापान से लेना पड़ेगा. तो जब वन कंट्री टू अनदर कंट्री ऐसा फैसिलिटी लिया जाता है कि आप किसी दूसरे कंट्री का स्पेशलिटी को खरीद रहे हैं, यू आर बाइंग स्पेशलिटी ऑफ सम अदर कंट्री, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर. सेम चीज विद इन द कंट्री भी हो सकता है. जैसे कपड़े सबसे अच्छा कहाँ बनते हैं? अहमदाबाद, गुजरात में. तो गुजरात में बहुत अच्छे कपड़े बनते हैं इंडिया में. तो अगर आपको स्पेशलिस्ट मटेरियल चाहिए, मेड बाय स्पेशलिस्ट, तो आप कहाँ से मंगाएंगे? गुजरात से मंगाएंगे. तो दैट इज डोमेस्टिक डिवीजन ऑफ लेबर. ठीक है. तो ये बस डिवीजन ऑफ लेबर का यही टॉपिक है. एडवांटेजेस अभी हम लोग करेंगे, बट राइट नाउ दीज आर द कैटेगरी, दीज आर द टाइप्स. अगर आप सिलेबस देखोगे तो उसमें आपको टाइप्स बोला है. ठीक है. अच्छा, एडवांटेजेस बोला है. डिफरेंसेस एज आई टोल्ड यू, डिफरेंसेस आप कर लेना. एनी 5 आपको करना है, एनी 5 करके चलेगा. डिफरेंसेस सिलेबस में बोले नहीं जाते, वो एग्जाम का पार्ट होते हैं. एडवांटेजेस वी विल डू राइट नाउ. आपके बुक में आप देखोगे डिसएडवांटेजेस भी दिया हुआ है, बट इट इज नॉट मेंशन्ड इन द सिलेबस. डिसएडवांटेजेस आप स्किप कर सकते हैं. ठीक है.
एंड एक और टॉपिक है लिमिटेशंस, अगेन दिस इज आल्सो नॉट मेंशन्ड इन द सिलेबस, आप इसको भी स्किप कर सकते हैं, ठीक है। सो लास्ट टॉपिक ऑफ लेबर दैट वी विल डू इज एडवांटेजेस। तो क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं डिवीजन ऑफ लेबर के, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। नंबर वन एडवांटेज, राइट मैन एट द राइट जॉब। जब आप कोई काम स्पेशलिस्ट को देते हैं ना, जैसे मैंने टेबल का एग्जांपल दिया, तो जो पहले वुडन लॉक्स को कट करना पड़ेगा, तो हर कोई थोड़ी ना कर पाएगा। कैसे चलाना है, एक्स कैसे चलाना है, उसकी भी टेक्निक होती है। तो जो स्पेशलिस्ट होता है ना, वो सही से कर पाएगा, वो जल्दी जल्दी करेगा, वो वेस्टेज नहीं करेगा, एंड आपका काम भी बहुत फास्ट होगा, कम खर्चे में होगा। दैट इज राइट पर्सन इन द राइट जॉब। तो इसका एक एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। सेकेंड, एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। एफिशिएंसी कब बढ़ता है? जब आप कम टाइम में पूरा करते हो काम। तो जिसको आता है वो काम, अगर वो उस काम को करेगा तो कम टाइम में करेगा, ही विल डू इट मोर एफिशिएंटली। नेक्स्ट, सेविंग टाइम एंड टूल्स, मतलब यहाँ पे आपके रिसोर्सेस की भी बात हो रही है, तो ये सब बचेंगे, ठीक है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन को दे देते हैं जो कि स्पेशलिस्ट नहीं है, वो ज्यादा वेस्टेज करेगा, ठीक है। तो इफ यू वांट टू सेव टाइम, इफ यू वांट टू सेव रिसोर्सेज, यू हैव टू डू डिवीजन ऑफ वर्क। प्रोडक्शन ऑफ सुपीरियर गुड्स, क्वालिटी भी अच्छा रहेगा, क्योंकि पर्सन इज डूइंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो वो क्वालिटी भी अच्छा बनाएगा, क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी है ना। सो वो आराम से वो कर लेगा काम, क्वालिटी वाइज भी अच्छा, सुपीरियर गुड्स बनाएगा, अच्छे क्वालिटी का गुड्स बनाएगा। एंड इन्वेंशन, वैसे इनको इनोवेशन लिखना चाहिए था, बट बुक में इन्वेंशन लिखा है तो कोई बात नहीं, इट शुड एक्चुअली बी इनोवेशन। देखो होता क्या है ना, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग अगेन एंड अगेन, ठीक है, जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो सिंगिंग में बहुत इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है, और आपने बचपन से सिंगिंग काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस किया है, सीखा है, तो आप देखोगे जब आप बहुत बार गाते हैं ना, या जो पेंटिंग में इंटरेस्टेड है बहुत बार आप पेंटिंग करते हैं, या जो सिंगिंग में इंटरेस्टेड है बहुत बार आप सिंगिंग करते हैं, तो आप देखोगे कि आप जितना सिखाया है ना टीचर ने आपको, सिंगिंग टीचर ने या पेंटिंग टीचर ने जितना भी आपको सिखाया है, आप अपने से कुछ नया उसमें इन्वेंट कर लेते हैं। तो ये तभी हो पाएगा जब आप एक्सपर्ट बनोगे, जब आप स्पेशलिस्ट बनोगे, जब आप एक ही काम को बार बार करोगे, तो आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उस चीज़ की, उस काम की, उस टॉपिक की आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड समथिंग इन ग्रेट डिटेल, देन यू कैन डू व्हाट, देन यू कैन इन्वेंट योर ओन पेंटिंग स्ट्रैटेजी, या सिंगिंग का जो भी राग वगैरह होता है ना, तो वो आप खुद से कर पाएंगे, खुद से अपना इन्वेंशन कर पाएंगे। तो वैसे काम में भी ऐसे ही होता है, जब आप एक ही चीज बार बार करते हैं ना, यू फाइंड आउट न्यू वेज ऑफ गेटिंग दैट वर्क डन इन शॉर्ट टाइम, इन शॉर्ट कॉस्ट, ठीक है। तो ये हो गया लेबर का पार्ट, ठीक है। सो दिस इज आवर पार्ट वन। पार्ट वन हो गया इस चैप्टर का। अभी आई एम नॉट गोइंग टू डू इट इन फुल वन शॉट, इसके बाद हम लोग एक सेकेंड पार्ट करेंगे जिसमें वी विल डिस्कस अबाउट कैपिटल एंड एंटरप्राइज, ठीक है। तब तक आप ये पार्ट कंप्लीट करके रखिए, उसके बाद आप पार्ट टू व्यू कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।